हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर और यहाँ पर हम जो है अपनी यूनिट थर्ड को देख रहे थे। तो इस यूनिट को हमने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने जो है एंटी एरिथमिक और एंटी हाइपरलिपिडेमिक को कवर किया था। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हो, आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देन हमारा इसमें रहेगा पार्ट 2 और आज इस पार्ट में भी हम जो है दो चैप्टर को ही कवर करेंगे, हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो इसमें हमारा रहेगा कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स के बारे में। देन हम यहाँ समझेंगे ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और यहाँ पर हमारे दो तरह के ड्रग्स काफी ज्यादा हेल्पफुल आएंगे जो इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। एंटी कोगुलेंट्स में हमारा है बेरफेरिन, जिसका हमको सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस वगैरह सारा कुछ जो है डिटेल्स में पढ़ना है। और देन जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इसके अंदर हमारे आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी कि डिजॉक्सिन और डिजॉक्सिन, उनके बारे में काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी की सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बस आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखते जाएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा, कोएगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स के बारे में। तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये वाला। तो अब देखो, इसको समझने से पहले जो हमारे ये टॉपिक है, इसको समझने से पहले हमको समझना है ब्लड के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे दोनों की दोनों चीजें हैं, ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है उससे रिलेटेड वाले काम करते हैं। तो अगर नॉर्मली हम वन वर्ड डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि कोगुलेंट्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं। और एंटी कोगुलेंट्स हमारे वो सब्सटेंस हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को कम करने का काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब समझना है कि आखिर ये चीज क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है। देखो, जो भी हमारा ये पूरा फंडा है, इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ये दोनों के दोनों ड्रग हमारे इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन के बारे में पूरा समझ जाए तो हम इन ड्रग्स को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मल फंडा समझो क्या होता है। अगर मान लो लेट करो, कभी खेलते हैं हम वगैरह, सोचो मतलब, तो कहीं मान लो हम गिर गए, हमारे घोंटों वगैरह में क्या होगी, चोट होगी, नी वगैरह में, तो वहां से हमारा ब्लड निकलने लगता है। अब आप एक चीज देखेंगे, ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इवन अगर आप दवा लगाओ या मत लगाओ, थोड़ी देर बाद वो चीज हमारी वहां पर रुक जाती है, ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी का एक खुद का ऑन मैकेनिज्म होता है, वो हमारा कोगुलेंट्स कहलाते हैं। तो वो हमारा मैकेनिज्म क्या होगा कि जैसे मान लो यहां चोट लगी तो थोड़ी देर बाद वहां पर एक इस तरह का ब्लड होगा हमारा, वो इकट्ठा होकर एक लिम्फ यानी कि ग्रुप सा यहाँ बना देगा, जिसको हम हिंदी में थक्का बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्लॉट बोलते हैं। तो वो हमारा यहाँ पे एक मान लो ये जगह हमारा ब्लड निकला तो यहाँ पे हमारे क्या लग जाएगा, क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो हमारा ये ब्लड बह रहा है वो अब यहाँ से लीक नहीं होगा। तो अब इसको एग्जांपल समझो। आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में या कहीं खेतों वगैरह में पानी लगाते हैं तो कोई पाइप हमारा क्या होता है, कभी कभी लीक करने लगता है, कहीं टूट जाता है। तो हम क्या करते हैं, भाई नया पाइप तो लगाएंगे नहीं उतनी चीज के लिए, तो हम वहां किसी भी चीज से उसको चिपका देते हैं, कभी कभी टेप से, कभी कोई कपड़ा बांध देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, जिससे क्या हो, हमारा पानी यहाँ से लीक ना करे। तो सेम फंडा यहाँ हमारा होता है कि मान लो कोई जगह हमारे चोट लगी है तो वहां हमारा जो ब्लड होता है वही क्या करता है, क्लॉट फॉर्म कर देता है। वो क्लॉट क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से जम जाता है जिससे हमारा ब्लड यहाँ से लीक ना करे और हमारी बॉडी में खून की कमी ना हो। तो इस तरह हमारे कोगुलेशन वाला पूरा फंडा काम करता है। अब आखिर ये कोगुलेशन हमारी बनी कैसे, उस पूरे फंडे को हमको समझना है और उसी की मदद से हम जो है इन ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली समझो जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग वाला फंक्शन है, इसको हम हीमोस्टेसिस नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे जो ब्लड बह रहा है उसको स्टेबल करने का काम करता है। एक और बात फ्रेंड कि जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम फार्माकोलॉजी में इन डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वहां देखा हो या आपको वहां नहीं देखा हो, वहां जाके चेकआउट कर लो, या आपने अगर देखा हो तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से ड्रग्स के ऊपर मूव कर सकते हो। टाइमिंग आपको नीचे मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आप डबल चाहो तो देख लो, रिविजन हो जाएगा, वरना आप डायरेक्टली वहां पे मूव कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर सिंपल मैकेनिज्म कि आखिर हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। तो देखो, ब्लड क्लॉटिंग समझने के लिए सिंपल समझो यहाँ पे कि इसको एक तो हीमोस्टेसिस बोलते हैं, और जो हीमोस्टेसिस है वो हमारी टोटल 3 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। ठीक है, पहला हमारा होता है इसमें वस्कुलर स्पैम, यानी कि हमारी जो ब्लड, आप ऐसे समझो जैसे मान लो ये है, अब मान लो यहाँ से रप्चर हो गई हमारी ब्लड वेसल, यहाँ से हमारा ब्लड बह रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इस तरह। तो अब नॉर्मल बात है कि आप सिंपल पूछो, यहाँ से हमारा ब्लड ज्यादा बहेगा कि यहाँ से ज्यादा बहेगा। नॉर्मल था फंडा भाई, आपके पास मान लो एक बड़ा पाइप है, आपके पास एक छोटा पाइप है, पानी आपसे किसको ज्यादा मिलेगा, बड़े वाले पाइप से। तो सेम फंडा है कि यहाँ से हमको पानी, यहाँ से ब्लड का लॉस ज्यादा हो जाता, इसलिए पहले नंबर पे हमारी बॉडी में होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिस भी जगह हमारी ब्लड की ये टूट जाती, ब्लीडिंग होने लगती है। तो यहाँ होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन, हमारा जो ब्लड बह रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और हमारी ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, इससे हमारा लॉस भी कम होगा। दूसरे नंबर पर हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, और तीसरे नंबर पर होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब इसको आप इस वाले डायग्राम से समझो। तो लेट करोगे, यहाँ पर हमारी हो गई रप्चर, यानी कि हमारी ब्लड वेसल जहां पे क्या हो गई, टूट गई।
तो यहाँ पर पहला काम तो हमारा क्या होगा, मान लो यहाँ से ये इसका पहला मुंह है, ये दूसरा मुंह है, तो यहाँ से हमारी मैंने एक तरह का दिखाया, मान लो यहाँ हमारी ये टूट के रप्चर हो गई, यानी कि ब्रेकडाउन हो गया, टूट गई हमारी ब्लड वेसल। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पहले नंबर पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई। दूसरे नंबर पे क्या होगा, हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी धीरे धीरे क्या होंगी, यहाँ पर आने लगेंगी पास में, और वो इस तरह से हमारी क्या हो जाएंगी, इस वाले यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आके चिपक जाएंगी। तो ये हमारा दूसरा फंडा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो आरबीसी हमारे यहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो अब आरबीसी जब यहाँ से जाती हैं इधर आएंगी तो आरबीसी इन पे क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं, और आरबीसी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस तरह से अटक जाएंगे, इस तरह का फंडा। और एक और चीज यहाँ पे होती है जिसको हम बोलते हैं फिब्रिन, और फिब्रिन्स हमारे क्या करते हैं, फिब्रिन्स जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो एक क्लॉट फॉर्म करते हैं, और वो क्लॉट क्या होगा, वो इन प्लेटलेट्स को और आरबीसी को इस तरह से पूरा जकड़ के और एक इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर इतना सॉलिड हो जाता है कि यहाँ से हमारी कोई भी चीज इनको क्रॉस नहीं कर पाती है, और इसीलिए ये हमारा पूरा का पूरा क्लॉट कहलाता है, और यहाँ से हमारा ब्लड जो है पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि क्लॉट हमारी वो लास्ट चीज है फाइनली जिसने क्या कर रखा है, इन सबको एकदम जकड़ के रखा है। अगर ये क्लॉट या फिब्रिन्स हमारे हट गए तो हमारे यहाँ से ब्लड जो है लीक करने लगेगा। तो इस तरह ये पूरा फंडा हमारा काम करता है। अब हमारे सामने नई चीज क्या आती है, ये फिब्रिन्स, यानी कि ये फिब्रिन्स और क्लॉट हमारे क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको तीसरा मैकेनिज्म जो मैंने यहाँ आपको बताया, पहले में हमारा होगा फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स हमारे फॉर्म हो गए, प्लग बन गया, एक मोटा सा ग्रुप बन गया, फिर हमारी ब्लड कोगुलेशन होती है, क्लॉटिंग। तो यहाँ पर हमारे फॉर्म होते हैं फिब्रिन्स, और ये फिब्रिन्स ही जो है फाइनली यहाँ काम करते हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी जो होती है मैकेनिज्म, यहाँ पे तीन तरह से हमारे मैकेनिज्म काम करते हैं। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक हमारा होता है यहाँ पर एक्सट्रिंसिक पाथवे, और तीसरा हमारा यहाँ होता है कॉमन पाथवे। अब समझो ये काम कैसे करते हैं। तो मान लो कोई भी वजह से हमारी बॉडी में कोई मतलब ट्रॉमा वगैरह हो गया, चोट वगैरह लग गई, तो वहां पर हमारी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है। ये कभी मान लो बाहर से कोई चोट लगी है तो उस टाइम पर ये वाला मैकेनिज्म हमारा काम करता है। तो अब हुआ क्या, कैसे हुआ ये आप समझो। यहाँ से हमारा ब्लड का जैसे ही ट्रॉमा हुआ, ये हमारे कुछ फैक्टर यानी कि प्री कैलिक्रीन, हाई मोलिकुलर वेट काइनेटोजैन, ये दो फैक्टर हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ही हमारी ये रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी में टोटल 13 फैक्टर होते हैं, जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, और सबके नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ये आप जो है बाद में पढ़ लेना, नोट्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये सबका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। आप इतना देसी फंडा समझ लो कि हमारी बॉडी में ये ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो भी हमारे 13 के 13 फंडे, यहाँ मैंने शायद 12 तक लिखे हैं, 13 में और होता है, तो ये आप समझ लो। अब यहाँ पे होगा क्या, एक और चीज समझ लो, ये हमारा 12th ऐसा लिखा है, तो ये हमारी क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म है, और अगर इस 12th के आगे ए लग गया मतलब क्या है, ये हमारी क्या होगी, एक्टिवेट फॉर्म होगी। तो ठीक है, तो ये वर्ड भी आप समझ लो, आपको आगे काम आएगा। तो अब जैसे ही हमारी ये रिलीज हुए, ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जो 12th फैक्टर है उसको ये एक्टिवेट कर देंगे, और 12th हमारा एक्टिवेट होकर क्या बन जाएगा, 12th ए, मतलब ए फॉर एक्टिवेशन हमारी होती है, तो हमारा बन गया 12th फैक्टर। अब ये 12th फैक्टर हमारा क्या करेगा, हमारे 11th वाले फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, 11th फैक्टर हमारे 9th वाले फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। और आप फैक्टर को देखो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर हमारे कहीं ना कहीं क्या करें, हमारे उसको ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा रहे हैं। तो बस एक दूसरे को फैक्टर क्या करते हैं, मतलब अपने आप से दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह इनका मैकेनिज्म समझाए। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया, 12th को एक्टिवेट किया, 12th ने हमारे 11th को किया, 11th ने हमारे 9th को किया, और ये 9th वाला क्या करेगा, हमारे फैक्टर 10th को एक्टिवेट कर देगा। और जो 10th फैक्टर है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह इसने क्या किया, यहाँ पर 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा चलता है दूसरा पाथवे, एक्सट्रिंसिक वाला। तो इसमें मान लो कोई चोट वगैरह लगी, टिश्यू ट्रॉमा हुआ, यहाँ पे हमारा ब्लड ट्रॉमा यानी कि हमारी जो कैपिलरी या आर्टरी है वहां पे कोई चीज है, यहाँ हमारा कोई सेल्स वगैरह में बाहर से चोट लगी वो, तो उस टाइम पर हमारे सेल्स के द्वारा रिलीज होता है एक टिश्यू फैक्टर, जो हमारा होता है फैक्टर नंबर 3, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम से भी जानते हैं। ये आप याद रखो। तो कभी मान लो कोई चोट वगैरह लगेगी, ये वाला फैक्टर हमारी बॉडी से रिलीज होगा। अब ये 3rd फैक्टर है, इसका काम क्या होगा, ये हमारे फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट कर देगा, और जो हमारा फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी में 10th फैक्टर को क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा। यानी कि इसने और इसने दोनों ही मिलकर क्या किया, हमारे बॉडी में 10th वाले फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, ये मैंने आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, यानी कि एक हमारा 5th फैक्टर है, ये भी हमारा एक्टिवेट होता है इसी पूरे मैकेनिज्म में। तो ये डायरेक्टली मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया, तो ये भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और ये 10th फैक्टर और ये 5th फैक्टर दोनों के दोनों मिलके हमारे जाते हैं कॉमन पाथवे में। अब इस कॉमन पाथवे का काम समझो क्या होता है। हमारे पास होता है एक फैक्टर 2 जिसका नाम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ लिखा हुआ है देखो, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर यहाँ 2 है, ये अपने आप को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि यहाँ दिख रहा होगा 2nd ए। तो यहाँ से प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन का काम क्या होगा कि हमारी बॉडी में फैक्टर 1 पहला ही फैक्टर होता है फिब्रिनोजेन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये फिब्रिनोजेन क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन्स में, और जो एक्चुअल में फिब्रिन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, यही हमारे क्लॉट फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया 2nd फैक्टर एक्टिवेट, यानी कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन से बन गया थ्रोम्बिन। अब यहाँ पे हमारा पहला वाला फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और फिब्रिनोजेन से बन जाएगा फिब्रिन्स।
और देन ये जो हमारा फिब्रिन्स है, ये हमारा जब एक मान लो ये जो एक थ्रेड है ना, ये हमारी फिब्रिन्स है, और ऐसी हमारी बहुत सारी जब मिल जाते हैं ये थ्रेड धागे लाइक स्ट्रक्चर पूरे, तो इस तरह से एक नेट जाले सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। अब मान लो ये क्लॉट है और ये प्लेटलेट है, अब इन प्लेटलेट्स के साथ हमारा मिल जाता है इस तरह का क्लॉट, और अब क्या होगा, जैसे ही हमारे आरबीसी इधर से इधर निकलेंगी, भाई वो तो मूव कर रही हैं, तो वो जैसे ही यहाँ पे पहुंचती हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे ये जो हमारे ये क्लॉट है, इनके अंदर हमारे आरबीसी फंस जाते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि आरबीसी इनको क्रॉस नहीं कर पाती, और आरबीसी थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, तो अब वो यहाँ पे अटक जाती हैं, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे बंडल बनता चला जाता है, और यही हमारा फाइनली क्लॉट बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग थी उसमें हमारे कितने ज्यादा फैक्टरों का यूज हुआ। अब आपको कुछ फैक्टर याद रखने क्या, एक आपको याद रखना है फैक्टर यहाँ पे 7th वाला, ठीक है, एक आपको याद रखना है फैक्टर 10, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 12 आपको दिख गया, और यहाँ पे हमारा फैक्टर 2। तो आपने देखा ये कितने सारे फैक्टर थे जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे थे। तो अब आप एक चीज सोचो खुद ही, मतलब दिमाग से, कि अगर हम इन फैक्टर को यहाँ पे किसी तरह से रोक दें तो क्या हमारी क्लॉटिंग बनेगी, क्योंकि फिब्रिन नहीं बनेंगे, फिब्रिन नहीं बनेगी तो क्लॉटिंग नहीं बनेंगे, और जब क्लॉट्स नहीं बनेंगे तो हमारी यहाँ पर जो बाकी प्रोसेस होगी नहीं। तो हमारे लिए क्या ऑप्शन यहाँ मिल गए कि हमारे जो ड्रग्स हैं वो इनको रोकने का या इनको बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लॉटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप समझो ड्रग्स के माध्यम से कि कैसे ये चीज़ हमारी काम करती है। तो हमारे सिलेबस में टोटल जो है 5 ड्रग्स दिए हैं कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स में, जिसमें कोगुलेंट्स के हमारे 2 ड्रग हैं, मीनाडायोन और एसिटोमीनाडायोन, और जो हमारा एंटीकोगुलेंट्स है यहाँ पर हमारे टोटल 2 ड्रग हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है ना क्लोपिडोग्रेल, ये हमारा एज अ एंटीप्लेटलेट काम करता है, इसको मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर जो एंटीकोगुलेंट्स है इसमें हमारे 2 ड्रग है। अब इन दोनों का मैकेनिज्म सेम रहेगा हमारा, और इन दोनों का मैकेनिज्म सेम रहेगा, और जो हमारा वेरफेरिन है ये हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ड्रग्स हो जाता है, जिसको मैंने इन डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया है। तो देखो ये तो दोनों ड्रग हैं हमारे मीनाडायोन, ऐसे पहले हम देखेंगे कोगुलेंट्स के बारे में, तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड 2 ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों के दोनों ड्रग हमारे जो है वो विटामिन K3 है। अब जो विटामिन K3 है, जैसे आपको मैं बता दूं, एक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है विटामिन K, विटामिन K होता है, वो हमारा नेचुरल कोगुलेंट्स होता है, यानी कि आपको अगर याद हो, हम विटामिन K वगैरह आपने देखा होगा ना इस सब्जी में या इन चीज़ों में, ये हमारे विटामिन है, हमको ऐसे मिलते हैं वैसे मिलते हैं, तो हमारी बॉडी में विटामिन K हमको मतलब मिलते रहते हैं, और ये विटामिन K हमारे में कोगुलेंट्स यानी कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। अब जो विटामिन K है ये हमारे बहुत टाइप्स के हैं, तो यहाँ मैंने 3 बता रखे हैं, विटामिन K1, विटामिन K2, ये दोनों हमारे नेचुरल हैं, यानी कि ये हमको कुदरती तरीके से मिलते हैं, और जो हमारे विटामिन K3 हैं ये हमने बनाए हैं खुद से, यानी कि ये सिंथेटिक तरीके से बनाए गए हैं। अब इसी के अंदर हमारे दोनों ड्रग्स आते हैं, मीनाडायोन और एसिटामीनाडायोन, तो ये दोनों के दोनों ड्रग हमारे क्या है, सिंथेटिक ड्रग है। तो अब देखो, अब आपके सामने यहाँ पे 2 चीज आ रही होंगी। अब जो हमारे ये 2 ड्रग है मीनाडायोन और एसिटामीनाडायोन, ये हमारे दोनों के दोनों विटामिन K3 के हैं, यानी कि ये हमारे विटामिन K की एक तरह से बोल सकते हो फैमिली या उसी के अंदर बिलोंग करते हैं। और पहले तो हम पढ़ेंगे कोगुलेंट्स के बारे में, तो इसके अंदर हमारे 2 ड्रग्स आते हैं मीनाडायोन, इन्हीं दोनों को हम जहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले हम अपना समझते हैं पहला मीनाडायोन के बारे में। तो ये हमारा एक विटामिन K3 के अंदर बिलोंग करता है, या उसी का एक पार्ट है, या उसी को अदर नेम में आप यहाँ बोल सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ ऑक्सी ग्रुप लगे हैं, ऑक्सो, और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये आपको सारे दिख गया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल समझो क्या होता है यहाँ पर कि जो मीनाडायोन है वो हमारा विटामिन K3 का मतलब एक एग्जांपल है, और ये विटामिन K3 हमारा क्या है, सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन K का, यानी कि हमारी बॉडी में या हम बाहर से जो है विटामिन K, आपने सुना होगा ना विटामिन बहुत सारे होते हैं, तो एक हम बॉडी में जो अपने विटामिन K लेते हैं। अब जो विटामिन K है ये हमारा फर्दर K1, K2, K3, K4 इस तरह से डिवाइड होता है। तो जो इसमें स्टार्टिंग के 2 हैं K1, K2, ये हमारे नेचुरल तरीके से मिलते हैं, यानी कि इनको हमें बनाना नहीं पड़ता, नेचुरल तरीके से मिलते हैं। और जो हमारे K3 और K4 है ये हमारे सिंथेटिक है, यानी कि इसको हम ह्यूमंस ने जो है बनाया है। तो इन्हीं में से एक हमारा K3 जो है ये मीनाडायोन, ये हमारा क्या एक सिंथेटिक क्या है, विटामिन K डेरिवेटिव है, सिंथेटिक, यानी कि इसको खुद बनाया गया है। अब काम समझो विटामिन K का क्या होता है। तो ये हमारी बॉडी में जैसे ही आता है विटामिन K, ये हमारी बॉडी में जो हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर से उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बस अभी जो आपने साइकिल समझी या पूरा जो आपने पाथवे समझा उसको आपको याद करना है। क्या था वहां पे, मैंने आपको बताया कि एक हमारा यहाँ था विटामिन ये फैक्टर 2 यानी कि प्रोथ्रोम्बिन, जिससे हमारा बन रहा था थ्रोम्बिन, और यहाँ पर बाकी के हमारे कौन से थे, 7th, 9th, 10th। तो 7th हमारा यहाँ पे था, एक्सिस पाथवे में आ रहा था, जो हमारे यहाँ फर्दर जाके 10 को एक्टिवेट कर रहा था, और यहाँ पर फिर हमारे आते 9, 10, तो जो हमारे 9, 10 था वो हमारे इधर आ रहे थे, और ये सबका काम क्या हो रहा था, फाइनली ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है, और इससे हमारे फिब्रिन्स बन रहे थे। तो अगर हम इनमें से पीछे से कोई भी चीज़ अगर हम गायब कर देते हैं तो बाकी का काम हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि जो विटामिन K है वो
इन सब चीज़ों को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब देखो नॉर्मली हमारा अगर ये बढ़ेगा तो ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। यहाँ पर अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक थ्रोम्बिन बढ़ेगा, थ्रोम्बिन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक फिब्रिन्स बढ़ेंगे। तो इस तरह ये हमारे काम करता है। तो जो हमारा विटामिन के है वो इनको बढ़ाने का काम करता है, इनकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। और अगर ये हमारे फैक्टर बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे क्या करते हैं, अपना फंक्शन देखते हैं कि जो हमारा मिनरल आयन है वो भी विटामिन के है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, इनकी सिंथेसिस को डायरेक्टली इंक्रीज करेगा। और जब इनकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारी ब्लड क्लॉटिंग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी और हमको कोगुलेशन में इनकी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह कुछ हमारे जो ये मिनरल आयन है ये अपना यहाँ पर काम दिखाते हैं। यूजेस की बात करें यहाँ पर तो ये हमारे ब्लीडिंग, भाई ऑब्वियसली बात है कहीं ब्लीडिंग वगैरह होगी, अब एक्सेस में हो रही तो हम इन दवा का यूज़ करेंगे, ये हमें रोकने का काम करेंगे। हमारी कोगुलेशन को रोकते हैं और कई केस में जैसे मान लो बॉडी में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तब भी हम जो है इनका यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 3 यहाँ पर बेसिकली इनके फंडे हो गए। ठीक है, चलिए अब हमारा इसी क्लास में सेकंड ड्रग क्या है, एसीटोमिनाडायोन है। अब यहाँ पर बस इसका स्ट्रक्चर अलग है, बाकी सारी कहानी हमारी सेम है। जो हमारी मिनाडायोन की थी सेम कहानी हमारी, इसके स्ट्रक्चर बस यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये ओ मतलब डबल बॉन्ड हो थे और यहाँ पर हमारा OCO-CH3 यहाँ पर हमारा लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये हमारा था यहाँ पर एसीटोमिनाडायोन है और मैकेनिज्म एक्शन सेम है, यूजेस हमारे सेम है। तो यहाँ पर हमारे जो कोगुलेंट्स थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कैसे क्या थे आपने दोनों ड्रग के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने एंटी कोगुलेंट्स के बारे में। तो देखो अगर एंटी कोगुलेंट्स के बारे में आप सिंपल समझोगे तो क्या बोलोगे, ये हमारे वो ड्रग हैं जो हमारे कोगुलेशन वाली प्रोसेस को कम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे लिए ब्लीडिंग खराब है, भाई ऑब्वियसली बात है, मान लो यहाँ किसी के चोट वगैरह लग रही है, खून बह रहा है, तो भाई यहाँ पे ब्लीडिंग हमारी अच्छी नहीं है, तो फिर क्यों हमने ऐसे एंटीकोगुलेंट्स बनाए जो हमारी इस ब्लीडिंग को रोकने का काम, मतलब जो हमारी ये क्लॉटिंग हो रही है इसको रोकेंगे और हमारी जो ब्लीडिंग थी इसको इंक्रीज करेंगे, यानी कि हमारे जो खून बहना उसको बढ़ाएंगे। आखिर क्यों ऐसे ड्रग की जरूरत पड़ी? तो इसका सिंपल सा फंडा है कि ये हमारी बॉडी के बाहर से जगह बॉडी के अंदर ज्यादा काम करते हैं। अब कैसे इसको समझो, लेट करो ये हमारी ब्लड वेसल्स है। अब देखो आपको पता होगा जब हमारी कोई भी क्लॉटिंग वगैरह बनती है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, लेट करो, देखो ये हमारी यहाँ बन गई। अब इस तरह से हमारा इतना भाग है। अब कुछ देर बाद क्या होता है, हमारा ये रिपेयर हो जाता है। भाई ऐसा तो नहीं है, स्किन आपने देखा होगा, स्किन अगर कहीं जल गई कट गई तो धीरे धीरे वो जो हमारा थक्का था क्लॉट था वो हमारा हट जाता है और वहाँ पे हमारी नई स्किन आ जाती है। तो ये हमारी रिपेयर हो जाती है प्रोसेस, कुछ टाइम के लिए हमारा क्लॉट होता है। अब मान लो यहाँ पे हमारी क्लॉटिंग मतलब इसका काम कंप्लीट हो गया और ये क्लॉट हमारा टूट गया और इस ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, मान लो ये हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ही हमारा क्लॉट जम गया, थोड़ा सा हिस्सा हमारा अंदर भी रहता है, और या मान लो किसी और वजह से हमारी बॉडी में कुछ ज्यादा अधिक चीजें हो गई, हमारे कोगुलेशन होगी अंदर। अब नॉर्मल देखो, अगर हमारा ब्लड यहाँ से बहेगा, मूव करेगा, तो वो इनके साथ टकराएगा और इनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको याद हो अगर हमने कोरोनरी आर्टरी डिसीज पढ़ा था तो उसका कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी रूपरेखा दिखेगी। यानी कि यहाँ से क्या होगा, हमारे ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, हमें हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मान लो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट वाली जो स्पेशल आर्टरी है, वहां पर अगर ये चीज ब्लॉकेज हो गई तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हमारी इसके अंदर हो सकती है। तो इसी वजह से हमने जो है यहाँ पर एंटीकोगुलेंट्स को बनाया और इनका यहाँ पर जो है यूज किया जाता है। तो आप समझो कि ये अपना काम कैसे दिखाते हैं। तो इसके लिए हम जो है ड्रग्स के माध्यम समझेंगे। तो पहला हमारा 3 नंबर क्या है, बेरफेरिन ड्रग है और इसको इन डिटेल्स में हमको जो है स्टडी करना है। तो पहली बात जो हमारा बेरफेरिन है, ये हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट्स में बिलोंग करता है। एंटीकोगुलेंट्स में हमारे बहुत तरह के थे, हेपेरिन वगैरह भी था, लेकिन हमें सिर्फ जो है यहाँ पर बेरफेरिन के बारे में पढ़ना है। अगर आपको डिटेल्स में जानना हो तो आप फार्माकोलॉजी वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ हमने इसको बहुत डिटेल्स में कराया है। तो अब ये हमारी क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट्स की तरह बिलोंग करता है और इसका काम सिंपल है कि हमारी ब्लड कोगुलेशन को रोकने का काम करता है। तो अब पहले नंबर पर हम देते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको समझना है इसका मैकेनिज्म जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नॉर्मल समझो, देखो हमारी बॉडी में हमने एक चीज जाना कि जो हमारे विटामिन के थे, जो आपको दिख रहे होंगे ये विटामिन के, ये हमारी बॉडी में आपने उसमें देख लिया था कोगुलेशन में, हमारे फैक्टर 2nd, 7th, 9th, 10th इनको सिंथेसाइज करने का काम कर रहे थे, मतलब इनको इंक्रीज करने का काम कर रहे थे हमारी बॉडी में विटामिन के। तो अब ये विटामिन के आखिर बनाते कैसे हैं, उसी को थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ बता दिया। जैसे वहां पे डायरेक्टली आपको बता दिया कि विटामिन के हमारे इनकी सिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन आखिर करते कैसे हैं उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया। तो देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, हमारे में होता है विटामिन के इपॉक्साइड, तो ये हमारे विटामिन के रिडक्टेज की वजह से, यानी कि यहाँ पर इसकी रिडक्शन होगी और ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें हमारी एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है। NADH से हमारा NAD यहाँ पे
पे बन रहा है। ठीक है, तो विटामिन के रिडक्टेज से हमारा क्या बन रहा है, विटामिन के इपॉक्साइड टू विटामिन के हाइड्रोक्विनोन, किसकी मदद से, हमारा ये एंजाइम है विटामिन के रिडक्टेज। अब यहाँ से क्या होगा, ये विटामिन के जो हाइड्रोक्विनोन है ये हमारा फर्दर जो है यहाँ पर विटामिन के इपॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, किसकी मदद से, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज की मदद से। तो यहाँ पर ये हमारा फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा फिर से, यानी कि इस तरह से ये हमारी एक पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पर हमारा ये NAD से NAD बन रहा है, और यहाँ पर जब हमारा विटामिन के इस विटामिन के इपॉक्साइड में कन्वर्ट होता है इसकी मदद से, तो उस टाइम पर हमारे जो ये डी कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन यानी कि ये जो हमारे कुछ फैक्टर हैं ये हमारे यहाँ पर फैक्टर जनरेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। जैसे हमारा प्रोथ्रोम्बिन यानी कि ये तो हमारा सेकंड वाला ही है, तो हमारा सेकंड फैक्टर, 7th फैक्टर, 9th फैक्टर, 10th फैक्टर, तो यहाँ से ये हमारे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं इस एंजाइम की मदद से। और ये एंजाइम कब काम करेगा, जब हमारा विटामिन के हाइड्रोक्विनोन हमारा विटामिन के इपॉक्साइड में पहुंचेगा। तो फंडा आप समझ गए। अब हमको सिंपल क्या करना है, ये आखिर काम कैसे करेंगे, हमारे जो बेरफेरिन है या हमारे जो एंटीकोगुलेंट्स है या हमारे जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स है वो, तो ये जो हमारे बेरफेरिन है ये हमारे इस विटामिन के रिडक्टेज को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही हमारी ये ब्लॉकेज होगी, यहाँ पर जो हमारी ये पूरी की पूरी साइकिल है वो रुक जाएगी। अब नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलूँ, मान लो ये हमारा इस तरह पहिए लगे हैं, ये 2-3 लगे हैं, अब मान लो ये हमारा ऐसे जुड़ा है और ये पहिया हमारा इसमें जुड़ा है, और ये सब तीनों एक साथ ही चलेंगे। भाई नॉर्मल बात है, ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा तो ये हमारा ऐसे घूमेगा। अब अगर मैं यहाँ से कहीं एक पहिया रोक दूँ, मान लो मैंने इसको पकड़ लिया, तो क्या ये हमारा रोटेट करेगा, नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो सेम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इस वाले रिडक्टेज को यहाँ रोक देते हैं। अब जैसे ही हमारा ये ब्लॉक हो जाता है, अब हमारा विटामिन के इपॉक्साइड हमारा विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर इससे ये नहीं बनेगा तो देन हमारा यहाँ से ये भी नहीं बनता। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये वाला एंजाइम है ये भी अपना काम नहीं करता, और जब हमारा ये एंजाइम काम नहीं करता तो ऑटोमेटिक ये जो हमारी चीज़ है ये हमारी कम हो जाएगी, और हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी सिंथेसिस कम हो जाएगी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपसे बोला था ना फैक्टर याद रखना, तो यहाँ पर हमारा 7th फैक्टर, फैक्टर 2nd, फैक्टर 10th, फैक्टर 11, तो ये फैक्टर हमारे लिए 9th 10th ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब अगर इनकी यहाँ पे सिंथेसिस ही कम हो जाए, ये फैक्टर हमारे लिए बनना ही कम हो जाए, तो हमारी ऑब्वियसली बात है ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लॉटिंग है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये सभी फैक्टर हमारा कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, रोल प्ले कर रहे थे हमारे फिब्रिन को बनाने में। फिब्रिन से बन रहा था क्लॉट, और क्लॉट हमारा क्या कर रहा था, इन यहाँ पे इस तरह से फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम इसको रोक देते हैं रिडक्टेज एंजाइम को ही, तो हमारी सारी कहानी जो है रुक जाती। तो इस तरह हमारे जो बेरफेरिन है या आगे के जो भी हमारे एंटीकोगुलेंट्स वाले ओरल वाले वो हमारे इस तरह अपना यहाँ पे काम शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैकेनिज्म आप समझ गए। अब हम समझते हैं इसका सार यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा पूरा का पूरा फंडा, तो जब भी आप बनाओ आप ट्राई करो कि इस तरह आप बना लो। जो हमने अभी डायग्राम देखा उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लाइन वाले में नहीं, मैंने यहाँ ड्रग्स लिख दिया जिससे आपको समझने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पर टोटल हमारी 4 तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहले नंबर पर यहाँ हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पर यहाँ हमारा जुड़ा, इसको हम बोलते हैं कोमेरिन रिंग बोलते हैं, कोमेरिन क्या बोलते हैं, कोमेरिन, ये आपको मैं आगे दिखा दूंगा। और तीसरे नंबर पे हमारा यहाँ जुड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप बोलेंगे पूरा, जिसमें हमारे 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। और चौथे पे यहाँ दिख रहा होगा ये हमारी एरोमेटिक रिंग यानी कि फिनाइल रिंग है। तो ये आप समझ गए। तो आप चाहो तो इस तरह आप करो, फिर इनको आप डिवाइड कर दो चारों को, और देन आप जो है इसके बारे में एक एक 2-2 लाइनें लिख दो, आपके सार में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब हम एक एक लाइन 2-2 वर्ड इसके लिए समझते हैं। तो पहला हमारा OH वाला है, तो OH ग्रुप हमारे लिए इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। यही सारे फंडे आपको अप्लाई करने हैं, और अगर हम इसको हटाते हैं या रिमूव करते हैं या इसकी जगह हम SH ग्रुप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपके लिए सिंपल बन गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको यहाँ 4th पोजीशन से हटाते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, सिंपल। सेकंड हमारी यहाँ पे कोमेरिन रिंग है, तो यहाँ पर देखा जाए कोमेरिन रिंग जो हमारी है ये भी हमारी एक्टिविटी के लिए स्पेस जो है एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। पहली बात, इसी के बदौलत हमारे ये पूरा का पूरा कंपाउंड बना है, तो ये तो हमारे लिए जरूरी है। आप चाहो 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हो कि ये हमारी मेन रिंग है, इसी के द्वारा हमारी ये बाकी चीजें मिलकर और हमारा पूरा का पूरा फंडा बना हुआ है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और यहाँ पर जो आपको दिख रही होगी 3rd and 4th पोजीशन, इन्हीं पर हमारी ये चीजें लग कर हमारा कोई भी नया डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर ये 2 बातें लिखी हैं, कोमेरिन रिंग एसेंशियल है और जो हमारा 3rd and 4th पोजीशन है यही हमारा जो एक्टिव डेरिवेटिव है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर कोई और चीज लग जाती है, हमारी एक्टिविटी बन जाती है। 3rd पोजीशन आपको दिख रही होगी, यहाँ हमारी कीटोन चेन लगी हुई है, और कीटोन चेन में हमारे 3 कार्बन है। तो ये भी हमारा क्या करता है, एक पोटेंट सब्सटेंस यानी कि एक ताकतवर चीज, यानी कि एक तरह से हमारा ये ज्यादा एक्टिविटी वाला कंपाउंड बनता है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी जगह कोई चीज रिप्लेस कर दें या यहाँ पर हम कोई एक एल्काइल ग्रुप लगा दें, मान लो हमने यहाँ ये लगा दिया, यहाँ मान लो CH2 लगा दिया या और कोई CH2 वगैरह लगा दी या आगे एक और चेन बढ़ा दी, तो उससे क्या होगा, कंपाउंड तो हमारा चल जाएगा लेकिन वहाँ पर इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो हम इसको रिप्लेस कर दें कोई एल्काइल ग्रुप के साथ में, जो हमारा ये कीटोन था यानी कि ये C डबल बॉन्ड और था, यहाँ पे कोई CH2 लगा दें
दें, CH3 लगा दें, तो यहाँ पर हमारी इसकी एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी और लेस पोटेंट कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा। तो इस तरह ये हमारा थर्ड हो गया। और चौथे नंबर पे हमारी फिनाइल रिंग है, यानी कि एरोमेटिक रिंग है यहाँ पर, तो ये तो हमारे लिए एसेंशियल है ही। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम कोई बड़ी सी लॉन्ग एल्काइल ग्रुप की चेन लगा सकते हैं, तो इससे हमारी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक हमको चीज़ ऐसी मिली जहाँ पर अगर हम बदलाव करते हैं तो हमारी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो यहाँ पे आपने देख ली। तो ये हमारा सिंपल सार हो गया। आप ऐसे ही लिख कर, आपको कोई ज़्यादा लंबा तगड़ा नहीं लिखना है, आप सिंपल लिखो। मेडिकैम में आपको जरूरी नहीं है आप भर भर के लिखो, आप बस कंटेंट लिखो, फिट कंटेंट लिखो, आपका सारा कुछ जो अच्छा हो जाता है। अब बारी आती है यहाँ पर इसकी सिंथेसिस की। तो जो हमारा बेरफेरिन है ये हमको कैसे मिलेगा, तो देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में डार्क ले लिया, आप चाहो तो और लिख सकते हो कि पहले हम लेंगे सैलिसिलिक एसिड, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिथाइल सैलिसाइलेट में। अब जैसे ही हमारा ये बन जाता है, इसकी हम करा देते हैं एसिटाइलेशन। और जब एसिटाइलेशन हो जाएगी, यहाँ पर जो कंपाउंड दिख रहा होगा OCOCH3, ये हमारा ऊपर भी इसकी जगह हटके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है कुछ इस तरह का, जिसका नाम क्या होगा, मिथाइल एसिटाइल सैलिसाइलेट। ठीक है, तो ये हमारे जब सैलिसिलेट बोल दो, सॉरी, तो ये हमारा बन गया। अब हमको करना है इसको साइकिल, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसमें 2 रिंग है, हमको पहले कॉमरिन रिंग बनानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी करा देते हैं साइक्लाइजेशन। और जब साइक्लाइजेशन होगी तो यहाँ पर हमारा ये वाला कंपाउंड इधर से घूम के, ये इधर घूम के, आप इसको मैच कर लेना एक बार, और इस तरह से हमारी बन जाती है 4 हाइड्रोक्सी कॉमरिन। तो आप अगर देखो इसको अगर हम हटा दें तो ये हमारी कॉमरिन रिंग है, और यहाँ से हमारी नंबरिंग इसमें शुरू होती है 1 2 3 4। तो ये 4th पोजीशन पे हमारा OH लगा है, जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी कॉमरिन। अगर आपको ये याद है ना स्ट्रक्चर, तो सिंथेसिस में क्या याद करना है यार, एक मिथाइल सैलिसाइड याद कर लिया और इसको आपने ये जोड़ के ये बना दिया। अब इससे डायरेक्टली आपको ये बना देना, और ये तो हमारे स्ट्रक्चर में पहले से ही है। मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेरफेरिन है, और इसको याद करना आपके लिए कितना सिंपल है। मतलब आपको ये 2 स्ट्रक्चर याद करने, ये आपने पहले से बना दिया। इसकी साइक्लाइजेशन हो गई। अब हमको क्या काम करना है यहाँ पे, कि अब हमको यहाँ पे बेंजल एसीटोन के साथ इसकी क्या करा देनी है, रिडक्शन। और जो बेंजोल एसीटोन वो हमारा कुछ नहीं है फ्रेंड, जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कंपाउंड दिख रहा है ना, ये हमारा बेंजल एसीटोन है। तो बस इसके साथ आप यहाँ पर इसको जोड़ देना। बस यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, वो बाद में वहाँ हट जाएगा। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे जोड़ते हैं इसके साथ में, ये वाला देखो, ये C हमारा यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ में, नॉर्मल बात है। तो यहाँ से एक H ऑटोमेटिक हट जाएगा, और जब H हटेगा यहाँ से, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी हटाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड हमारा हट जाता है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है हमारा, ये C के साथ डायरेक्टली हमारा क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक और H जुड़ जाएगा, यानी कि ये वाला H हटकर हमारा इसके साथ जुड़ गया, और ये C हमारा कहाँ जुड़ गया, इसके साथ। तो यहाँ पर हमारा हो गया CH2 हो गया, और ये C के साथ डबल बॉन्ड O है, और ये CH3 है। तो ये हमारा बाकी सेम है। तो इस तरह ही हमारा बेंजल एसीटोन हमारा जुड़ जाएगा, और हमारा यहाँ पर जो है बेरफेरिन पूरा का पूरा फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी हमने यहाँ आपके लिए रखी है। आई होप आप लोग ये पूरी समझ गए होंगे। अब अगर हम यहाँ यूजेस की बात करें, तो ये हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस में काम आता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में काम आता है, और बाकी अगर देखें तो हमारा जो थ्रोम्बोसिस होती है, या हमारे में जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, यानी कि स्ट्रोक। अब जैसे वही मैंने आपको बताया, मान लो हमारी यहाँ पर ये ज़्यादा बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और यहाँ पे हमारी ब्लड की सप्लाई कम होगी, तो खून की कमी होगी। खून की कमी की वजह से हमें शॉक वगैरह हो सकता है। शॉक हमारी कंडीशन वही तो थी, तो उसमें हेल्प करेगा। या मान लो BP बढ़ गया, तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई, ज़्यादा हमारा दिल धड़क रहा है, उस कंडीशन में हमारी हेल्प करेगा। फिर हार्ट अटैक को हमें बचाएगा, स्ट्रोक को बचाएगा, डेथ होने से बचाएगा। तो ये सब में हमारे जो बेरफेरिन है वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। बाकी जो हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो थ्रोम्बोसिस आप इतना समझो कि हमारा जब ये यहाँ से टूटकर अंदर ये ऐसा पहुँच गया ना, ये थ्रोम्बोसिस है। और अगर ये हमारा ब्लड के साथ यहाँ बहने लग जाए अंदर, तो उसको हम जो है एम्बोलिज्म बोल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमारे ये ट्रीट करता है। तो ये हमारा था। अब यहाँ 4th हमारा यहाँ पर आता है NEC-डायोन। तो ये हमारा बेरफेरिन की तरह सेम होता है, इसका बस एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा है, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लो। इसी तरह का हमारा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हमारा यहाँ पे लास्ट ड्रग आता है क्लोपिडोग्रेल। तो उसका स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा। बाकी ये हमारा जो है एंटी प्लेटिलेट की तरह काम करता है। मतलब ये हमारा जो है एंटी कोगुलेंट से थोड़ा सा हटकर एंटी प्लेटिलेट की तरह काम करता है। अब फंडा समझो कैसे क्या हो रहा था। तो देखो मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि यहाँ पर हमारा मेन फंडा क्या हो रहा था कि जैसे ही हमारे यहाँ रप्चर होती थी, प्लेटलेट हमारी यहाँ पे जाके अटैच हो जाती थी, और फिर और ज़्यादा प्लेटलेट अटैच होती है, धीरे धीरे हमारा इस तरह का पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता था। देन हमारा पहला काम ये था, देन हमारे यहाँ फिब्रिन बन रहे थे, फिब्रिन से क्लॉट बना, वो क्लॉट में हमारे RBC फंसे, देन हमारा ये बाकी हो रही। तो हमारा एक फंडा यहाँ पे क्या था, ये प्लेटलेट बनने वाला। तो यहाँ पर इन्होंने क्या हेल्प लिया कि अगर हम इस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक दें, यानी कि जो यहाँ पर इस तरह का झुंड बन रहा था, अगर हम इसको रोक दें तो भाई ऑब्वियसली बात है हमारी बाकी चीज़ें रुक जाएंगी। अब
जैसे ही जो भी हमारा मान लो अंदर बॉडी ये हमारी ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर की हमारा कोई ऐसा बनता है, तो इसमें भी तो हमारी फिब्रिन और क्लॉट ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम इस फिब्रिन को हटा दें या तोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। और अगर हम यहाँ पे प्लेटलेट को हटा दें तो हमारी क्लॉटिंग होगी नहीं। तो इस तरह हमारे ये फंडे यहाँ पर जो है काम करते हैं। तो अब समझो कि आखिर प्लेटलेट वाला फंडा हमारा हो कैसे रहा था। तो देखो नॉर्मली समझो ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये काली आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर में, और ये हमारे इसके अंदर का ब्लड्स है। अब ब्लड के अंदर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारा कुछ होता है। तो हमें यहाँ प्लेटलेट से फर्क है तो हमने यहाँ प्लेटलेट्स को बना लिया। अब मान लो यहाँ पर किसी वजह से हमारी हो गई ये रप्चर, यानी कि टूट गई। तो जैसे ही हमारी प्लेटलेट टूटती है वो यहाँ से लीक, भाई ऑब्वियसली बात है अगर टूटी कहीं से मान लो लीक करेगा तो पानी तो वहाँ से बहेगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ ग्रेविटी या कुछ भी फोर्स लगता है, यहाँ से हमारा ब्लड जो ऑटोमेटिक इधर आता है। तो यहाँ से जब आएगा तो जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो भी आएंगी, सारी नहीं आएंगी लेकिन कुछ तो आएंगी। तो जैसी प्लेटलेट्स आती हैं वो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कोलाजन फाइबर। तो जो कोलाजन फाइबर है वहां पे हमारी ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं, टकराती हैं। और जैसे ही हमारी ये प्लेटलेट यहाँ टकराती हैं इनमें एक अंदर तक करंट आ जाता है और ये थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाती हैं। अब जैसे ये एक्टिवेट होती हैं ये अपने अंदर से कुछ रिलीज करती हैं मीडिएटर्स को। मीडिएटर्स आप समझ लो कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, जैसे हमारा ADP हो गया, फिर TX2 थ्रोम्बोक्सिन A2 हो गया, फिर 5-HT यानी कि सेरोटोनिन हो गया, फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर ये हो गए। हमें केवल मतलब किससे है, ADP से। अगर आपको सारे की कहानी जाननी हो तो आप जो है कोलॉजी वाला देख लो, हमारे लिए मेन यहाँ पर क्या है, ADP वाला है। तो यहाँ से हमारा एक मीडिएटर ADP रिलीज होता है। अब देखो यहाँ पर हमारी ये एक्टिवेट हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ लग गई, लेकिन सारी तो नहीं हुई, बाकी प्लेटलेट्स हमारी ब्लड में बह रही हैं। तो जो बाकी हुई हमारी रेस्टिंग प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे आप देख लो, तो उस पर वैसे तो बहुत कुछ होता है लेकिन एक हमारा यहाँ पर जो है ADP रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ADP रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो इसको हम जो है P2Y12 रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो ये आप यहाँ समझ लो। तो अब हमारा क्या होगा, ये जो ADP है वो इसके ऊपर जाके क्या करेगा, यहाँ पे पहले बाइंड करेगा, और जैसे ही वो यहाँ बाइंड होगा हमारी जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर ये हमारी फर्दर रिलीज करेंगी मीडिएटर्स ADP, वो हमारी और प्लेटलेट्स के ऊपर जाके बाइंड करेंगी, और इस तरह हमारी बहुत सारी प्लेटलेट जो वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और जैसे प्लेटलेट्स एक्टिव होती हैं वो यहाँ पे जाके क्या करेंगी, बाइंड करने लगेंगी, और इस तरह एक दूसरे को एक्टिवेट करते हुए यहाँ लग जाती हैं। मतलब इसमें आप हिसाब वो समझो, आपने रोबोट मूवी देखी होगी तो उसमें क्या होता है, एक रोबोट अपने जैसे दो बनाता है, फिर वो दो अपने जैसे दो बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पर होता है कि यहाँ एक प्लेटलेट एक्टिवेट करेगी दूसरी प्लेटलेट को, वो और प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगी, और इस तरह कर करके हमारी बहुत सारी प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो जाती हैं, और देन वो अपना जो है काम दिखाती हैं। तो यहाँ पर सिंपल फंडा क्या होगा, जैसे हमारी ये रेस्टिंग वाली भी एक्टिवेट होने लगेंगी, वो हमारी यहाँ जाके बाइंड करने लगेंगी, और फाइनली हमारा क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाता है, और इस तरह हमारी जो क्लॉटिंग है वो यहाँ पर रुकती है। तो जो हमारे ये क्लोपिडोग्रेल है इसका काम क्या होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ADP रिसेप्टर वाला, यहाँ पे जाके ये इसको ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ही हमारा ये ब्लॉक हो जाएगा ADP हमारा इसके ऊपर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से इसका कम्युनिकेशन टूट गया, और अब इससे क्या होगा, जो हमारी ये 2-3 प्लेटलेट्स हैं केवल यही एक्टिवेट रहेंगी, ये प्लेटलेट्स हमारी बाकी की प्लेटलेट को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगी। और इस वजह से क्या हो जाएगा कि अब हमारी जो ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है ये धीरे धीरे हमारी कम होने लगेगी, और यही तो हमारा काम है एंटी प्लेटलेट्स का, कि हम प्लेटलेट्स को रोक दें, या हम इसको बोल सकते हैं एंटी कोगुलेशन, यानी कि हमारी जो कोगुलेशन वाली प्रोसेस है उसको रोकने का काम करें। तो इस तरह ये हमारा पूरा का पूरा फंडा काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर कभी शॉर्ट में आता है तो इस आप दो बातों को लिख देना कि ये हमारे इनहिबिट करता है ADP को उसके रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए, जिससे हमारी प्लेटलेट एक्टिवेशन रुक जाती है और प्लेटलेट एग्रीगेशन रुक जाती है। तो यही हमारा पूरा फंडा था। आई होप आप लोग जो है कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारे लिए सेकंड चैप्टर क्या आता है, ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि ये चैप्टर के बाद हमारी जो यूनिट 3 है वो हमारी एकदम क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो इस चीज को हम जो है अपनी जो हमारे फार्माकोलॉजी है उसमें हम बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में और अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप वहां चाहे देख चुके हो तो आप आगे ड्रग्स पे बढ़ जाओ, और अगर आपने नहीं देखी हो वहां जाके आपका चेकआउट कर लेना। यहाँ भी हम समझते हैं चलिए क्या होता है कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे ड्रग यूज्ड इन CHF नाम से समझ आ रहा है कि ये हमारे ऐसे ड्रग्स होंगे जो हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको हम शॉर्ट में CHF बोलते हैं। तो इस CHF को ट्रीट करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, बेसिक फंडा समझना है कि आखिर हमारे जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। तो देखो नॉर्मल समझो कि ये हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट का काम क्या होता है, ये हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पंप करके देता है, और वो बॉडी यूज करेगी उस ब्लड का। तो यहाँ पर हो जाती है ऐसी कंडीशन कि जो हमारा हार्ट है वो अपने ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता, पंप, यानी कि डज नॉट पंप ब्लड इन अ सफिशिएंट अमाउंट, यानी कि जितना हमको ब्लड चाहिए उतना हमारा हार्ट क्या है वो अपना पंप नहीं कर पाता है।
अब जो हमारी CHF वाली कंडीशन है इसमें मोस्टली जो है दो ही चीजें हमको देखने को मिलती हैं, उसको हम यहाँ समझते हैं शॉर्ट में। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारा हार्ट है, तो हार्ट का काम नॉर्मल समझो क्या होता है। तो हमारा हार्ट क्या करेगा, यहाँ से जो एल हमारा है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से हमें लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, वो यहाँ अंदर आएगा, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसके थ्रू, और जो हमारी ये बड़ी वाली ऑर्टा है इसके थ्रू क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में उस ब्लड को भेज देता है। फिर वो ब्लड जाएगा हमारा, और वो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को भेजने के बाद क्या करेगा, वापस हमारा इस राइट एट्रियम के द्वारा क्या आ जाता है, इसमें अंदर आ जाता है। अब राइट एट्रियम में आया, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ के द्वारा ये आपको दिख रही होगी, इसके द्वारा हमारा वो वापस कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और वहां पे उसको फिर ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस तरह हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा वो किसका है, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल का। वैसे तो पूरा हार्ट मिलकर काम कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो हमारा ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर हमको क्या लगाना पड़ता है, ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो वर्ड अभी समझ लो क्या, जब हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पर जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से निकल के पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से जितना ब्लड हमारा 1 मिनट में निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ये आप समझ लो क्या निकला कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड यहाँ से पंप कर रहा है। या आप नॉर्मल समझो, हार्ट जो हमारा यहाँ से ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेज रहा है, तो कितना ब्लड भेज रहा है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। यानी कि कार्डियक मतलब दिल, और आउटपुट मतलब कितना बाहर गए कोई चीज, तो इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दूसरी चीज यहाँ पर समझो कि जब हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये यहाँ से जब प्रेशर लगा रहा था तो यहाँ पर हो रही थी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी निकलेगी। भाई ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मान लो कोई गुब्बारा, आप कहोगे कितनी बार ये एग्जांपल सुनाओगे, तो मान लो यहाँ से हम इसको दबाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से हमारी हवा बाहर निकलेगी। सेम फंडा है कि अगर हमें यहाँ से ब्लड निकालना है तो हमें यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारा यहाँ से ब्लड क्या होगा, बाहर निकल जाता है, पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ये चीज हमारी कहलाती है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा जो ब्लड निकला उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, और यहाँ से जो ये प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसके द्वारा हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ये समझो कितने फोर्स से हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे हमारा ब्लड बाहर निकल रहा है, तो वो चीज हमारी कहलाती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दो वर्ड आप समझ गए। अब समझो कि आखिर प्रॉब्लम क्या आती है। तो प्रॉब्लम हमारी दो चीजों में हो सकती है। पहला काम ये कि जो हमारा हार्ट है वो अपना काम ठीक से ना करे। अब हार्ट ठीक से काम ना करे इसका मतलब क्या है कि जो उसका ये कार्डियक आउटपुट था, जो वो ये बाहर भेज रहा था, या तो वो कम भेजे। सिंपल सा फंडा है। यानी कि सिंपल क्या हुआ कि जो हमारी कार्डियक आउटपुट था, जितना हमारे ये बाहर भेज रहा था वो हमारा डाउन हो जाए, और इसी में हमारा क्या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डाउन हो जाए। यानी कि जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल या पूरा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था जिससे हमारा ब्लड बाहर निकल रहा था, तो वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था, तो वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ पे डाउन हो गया। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो कार्डियक आउटपुट यहाँ कम हो गया, या यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दोनों ही चीजें क्या हो गई यहाँ पर कम हो गई, और इसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। ये हमारा एक फंडा हो गया। दूसरा काम यहाँ समझो कि जो हमारा हार्ट है वो तो अपना काम ठीक से कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो उसका वर्क लोड था वो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नॉर्मल एग्जांपल समझो, मान लो आप लोगों के पास कहीं पर मान लो 2 या 4 लोग काम कर रहे हैं कोई एक जगह पे, ठीक है। अब उनका काम मान लो ये सिंपल है, अपने ही लोगों के एग्जाम्पल ले लो। भाई एग्जाम आ गए, 1 महीना रह गया, तो अब आपसे बोला जाए कि आपको 1 महीने में जो है 10 यूनिट पढ़नी है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि एक एक यूनिट इतनी बड़ी है कि वहां पर हमको इतना टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे किसी ना किसी चीज में, या वो हो जाओगे। आपसे बोलेगे भाई कल पूरी यूनिट का टेस्ट आप पढ़ के आओ, या कल बोल दें कि कल आपका पूरा फाइनल एग्जाम है, पढ़ कर आओ। तो वहां पर आपके लिए क्या हुआ, वहां पर आपके लिए जो वर्क लोड था, आपका काम था, वो एकदम ज्यादा हो गया, और इसकी वजह से आप वहां पर फेल हो जाएंगे, या आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। सेम फंडा यहाँ हार्ट के साथ हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर हार्ट हमारा नॉर्मल काम कर रहा है। आपसे अगर बोलोगे भाई एक टॉपिक का टेस्ट है कल, पढ़कर आप बड़े आराम से दोगे, भाई पास होगे, तो हार्ट के पास जो नॉर्मल काम था वो बढ़िया कर रहा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, हार्ट का वर्कलोड बढ़ा दिया, और इस चक्कर में क्या हुआ कि हमारा जो हार्ट था वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। और एक कंडीशन ये पता चलेगी वर्कलोड हो गया। दूसरा हमारा कार्डियक आउटपुट जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा हार्ट फेल हो जाएगा, मतलब हार्ट काम नहीं करेगा। और जो ये हार्ट का फेल होना है इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ रीजन समझ लो कुछ क्या हो सकते हैं। तो जो हमारा वर्कलोड बढ़ गया उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होता गया। यानी कि हमारा अगर बीपी बढ़ जाएगा, तो बीपी बढ़ेगा तो आपको पता है इससे प्रेशर हमारा ज्यादा लगता है, और अगर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो हार्ट को कहीं ना कहीं काम ज्यादा करना पड़ेगा। और रीजन इसका सबसे मेन रीजन हमारा क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो ये डिसीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में लिपिड्स वगैरह ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाइपरलिपिडेमिया आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा पिछले पार्ट में। तो वहां पर क्या हो जाता है, इस तरह के हमारे प्लेग जनरेट होने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारा ब्लड बह रहा था वो इनसे टकराएगा। तो इनके लिए क्या होगा, देखो नॉर्मल हमारा यहाँ से यहाँ तक था, कोई वेसल था हमारा नॉर्मल यहाँ से, लेकिन अब क्या हो गया, इतनी जगह रह गई। तो इतनी जगह में अगर कोई ब्लड निकलेगा तो ब्लड की जो सप्लाई थी वो तो कम हो गई, और दूसरा कितने से क्या होगा कि यहाँ पर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि कम जगह बची, तो यहाँ पर हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो हमारा क्या हो जाएगा,
जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ब्लड की सप्लाई कम हो गई, जो ब्लड का एक्चुअल अमाउंट था वो कम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर था वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके लिए नॉर्मल एग्जांपल वही है, आप पाइप से पानी लगा रहे हो, आपने पाइप को कहीं कोने से दबाओगे तो भाई प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम फंडा यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए जगह कम बची पानी इसके ब्लड के लिए, तो हमारे यहाँ प्रेशर बढ़ गया, ब्लड की सप्लाई कम हो गई, प्रेशर हमारा बढ़ गया। तो दोनों ही केस में हमारा जो हार्ट है वो अपना काम करना बंद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रीजन आपको पता चल गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाइपरटेंशन। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारा जो है वो हार्ट फेल हो सकता है। अब जो लोग ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होंगे उनके मन में एक क्वेश्चन अब तक आना चाहिए कि आखिर यहाँ पर ये कंजेस्टिव वर्ड यूज़ क्यों किया गया है। भाई हार्ट फेलियर तो हमको समझ आ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, भाई काम नहीं कर पा रहा, लेकिन आखिर ये कंजेस्टिव वर्ड क्यों दिया गया है। तो देखो, अगर आप इस वर्ड से समझो, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, कंजेस्टेड एरिया है, भाई बहुत भरा भरा एकदम कंजेस्टेड सामान हो गया सारा कुछ। तो कंजेस्टेड का मतलब होता है एक तरह से भरा भरा सा सारी जगह हो जाना। जैसे आपने सुना होगा, मोस्टली लड़कियों की मुझसे सुना होगा ये वाला, यार बहुत कंजेस्टेड एरिया है, घुटन हो रही है मुझे, ये हो रही है, सफोकेशन हो रही है, वो वर्ड आपने सुने होंगे। तो कंजेस्टेड वर्ड का होता है कि कोई जगह हमारी खाली नहीं है, बहुत ज़्यादा भरी है, भीड़ भाड़ वाली इलाके, तो वो जगह हो जाता है। अब यहाँ पर इस कंजेस्टेड का वर्ड का यूज़ क्यों किया गया, तो यहाँ वर्ड हमने क्या बोला कि इस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाता। तो अब मान लो ये चीज़ है, अब यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो यहाँ से प्रॉपर पंप नहीं हो पा रहा, क्योंकि हार्ट अपना काम नहीं कर रहा, उसका कार्डियक आउटपुट डाउन है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डाउन है। तो इस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो यहाँ से इसको रिलीज नहीं कर पा रहा, पूरी बॉडी में भेज नहीं पा रहा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो हार्ट जो ब्लड है वो हमारा भरा है। अब देखो, पीछे से हमारा लोड आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारा भरा, यहाँ से भरा, और लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड आ गया फिर से इसमें, और ये वाला हमारा अब तक निकला नहीं है, यहाँ से ब्लड चल रहा है। तो इस तरह हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें एकदम भरा भरा सा पूरा हो जाता है और कंजेस्टेड हो जाता है पूरा ब्लड की वजह से। तो ये कंडीशन हमारी, इसलिए यहाँ पर जो है इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है। और एक आध केस और होता है कि जो आपको ये दिख रहे होंगे, ये जो हमारे ये मसल्स होती हैं, कई बार इसमें कोई ट्विचिंग आ जाती है, कोई इसके अंदर कोई खराबी हो जाती है, तब हमारा ये मसल नहीं कर पा रहा। कभी ये रिगिड हो जाती है, ज़्यादा ठोस हो जाती है, तब हमारा नहीं कर पाता। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जो सब हमने कॉलोजी में कवर किए थे। आप अभी बेसिकली फंडा समझ गए होंगे क्या क्या प्रॉब्लम निकली हमारी। फाइनली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डाउन निकला, कार्डियक आउटपुट डाउन निकला, और एक हमारा हाइपरटेंशन वाली कंडीशन निकली, यानी कि जिस केस में हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ये आपने 2-4 इसके कॉज देख लिए। अब इसमें और कुछ अदर रीज़न होते हैं, जैसे हमारा कोई अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करता है तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया उससे हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर से हो सकता है, या हमारा जो एरिथमिया वाला आपने सीन देखा था उसमें भी हो सकता है कि हमारी जो रिदम यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये सब जनरेट हो रहा था, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट की हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली प्रॉब्लम है वो हमारी कॉज हो सकती है। तो आई होप आप लोग CHF की पूरी प्रॉब्लम समझ गए होंगे। बाकी इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, टाइप वगैरह हैं, ये सब कॉलेज में कर चुका हूँ, इसमें इतनी जरूरी नहीं है, नोट्स में डाल दूंगा, आप लोग जो है चेकआउट कर लेना। अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने ड्रग्स के ऊपर कि आखिर कौन कौन सी दवाएं हैं जो हमें यूज़ करनी है। तो वैसे तो बहुत सारी हैं, इसकी पूरी क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री है यहाँ पर हमको टोटल जो है 5 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, और इन दोनों का मैकेनिज्म सेम है, और यहाँ पर इन दोनों का मैकेनिज्म सेम है, और इसका लगभग इसी की तरह लेकिन थोड़ा सा हटकर है। तो यहाँ हमारे 5 ड्रग्स हैं और 3 तरह के हमको जो है मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारे डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन है, जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, या जिसी को हम डिजिटैलिस बोलते हैं, या इसी को हम जो है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर किसी भी नाम से आता है तो आपको पता है क्या करना है, आपको ये या ये किसी एक का जो है, मतलब सबका सेम ही मैकेनिज्म है, आपको इसका मैकेनिज्म जो है लिख देना है। तो आप समझते हैं अपनी कहानी। तो पहला हमारा इसमें आता है डिजॉक्सिन। तो इनके स्ट्रक्चर तो बहुत ही खतरनाक है, और समझ लो यार कैसे होंगे, आप खुद ही देख लो। तो आप इसको इग्नोर मार के आप डायरेक्टली जो है मैकेनिज्म को समझो। तो ये हमारा डिजॉक्सिन है, और ये हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की क्लास को बिलोंग करता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, आप यहाँ देख सकते हो। और बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये आपको जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपने अब तक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा हो फार्माकोलॉजी में, इसमें तो आप एक बात तो समझ गए होंगे, जो हमारा हार्ट है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तब, और रिलैक्स होता है। ये दोनों काम के जरिए हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम हो जाता है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ क्या होता है। कि यहाँ पर हमारी ये चीज़ प्रेजेंट होती है, इसको हम मायोसिन, एक्टिन, और ये हमारा होता है TNC यानी कि ट्रोपोनिन C रिसेप्टर होता है। यहाँ पे जाके क्या होता है, हमारा कैल्शियम यहाँ पे जो है बाइंड होता है। शॉर्ट में समझो क्या होता है कैसे। तो कैल्शियम जो हमारा यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी होती है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी होती है
इससे हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम बोलते हैं। तो जैसे ही हमारी ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हमारे ये हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये चीज़ हमारे यहाँ से ब्लड जो है रिलीज हो जाता है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ अटैच होते हैं फिर ये हमारे यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से हमारा सारा प्रोसेस रुक जाता है, और जब हमारे ये यहाँ से हट जाते हैं कैल्शियम तो ये कॉन्ट्रैक्शन वो हमारी कम हो जाती है, और उतनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन जब रुकती है तो हमारा क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, और जब ये रिलैक्स होता है तो हमारा ब्लड जो है इनके अंदर भर जाता है। तो इस तरह हमारा जो हार्ट है वो अपना प्यारा हार्ट जो है काम करता है। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज शॉर्ट में समझो क्या, कि हमारा जो कैल्शियम है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब बात आती है हमारी CHF की, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। तो इस कंडीशन में हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी क्या हो गई है, कम। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो गई है, कम, और इसकी वजह से जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो गया है, कम। तो ये सारी चीजें कम हो गई। तो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये काफी ज्यादा क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारे स्मूथ मसल, यानी कि जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं, वस्कुलर मसल, हार्ट की सारी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उनके अंदर हमारी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो उसमें से हमने एक यहाँ पर चीज़ उठा ली है जहाँ पर हमारी दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक हमारी यहाँ पर लगी है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, और यहाँ पर हमारी लगी हुई है सोडियम कैल्शियम, सॉरी यहाँ 2 आएगा, CA2 पॉजिटिव। तो ये हमारी है सोडियम कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। अब समझो काम कैसे होता है नॉर्मली। अभी आप इस रेड वाले को हटा दो, ये मैकेनिज्म वाला सीन है। नॉर्मली समझो क्या होता है, हमारा जो ये सेल है इसके अंदर हमारे को सोडियम प्रेजेंट होते हैं। तो ये सोडियम हमारे क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, सोडियम बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ से हमारा जो पोटेशियम वो हमारा अंदर आता है। ठीक है, तो ये वाली साइकिल, ये वाला जो हमारी पंप है वो इस तरह काम करती है। यहाँ जो हमारी पंप है एक्सचेंजर पंप, इसमें क्या होता है, कैल्शियम हमारे जो है वो बाहर जाते हैं और सोडियम हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में हमारे सोडियम अंदर आ रहे हैं और हमारी वो चीज़ भरती रहती है, कंडक्शन वगैरह, डिपोलराइजेशन वगैरह वाली, और यहाँ पर कैल्शियम हमारे बाहर जाते हैं। तो इस तरह एक बैलेंस हमारा पूरा बना रहता है। अब हमारा सीन आया कौन सा, CHF वाला, यानी कि हमको हो गई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर दिया डिजॉक्सिन, या फिर हम देते हैं डिजिटॉक्सिन, या इसको डिजिटैलिस बोलो, कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोलो। जैसे ही हम देते हैं, ये हमारे जो ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप था इसको करेगा ब्लॉक। अब जैसे ही हमारा ये ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ का जो आदान प्रदान था, ऊपर नीचे जो अप डाउन होता है, वो सारा रुक जाता है। कैल्शियम हमारा बाहर का बाहर रह जाता है और सोडियम हमारा अंदर का अंदर रह जाता है। अब आपको नॉर्मल पता है क्या, कि सोडियम हमारा जब अंदर रह गया तो धीरे धीरे जो सोडियम की लेवल है वो हमारे इस सेल के अंदर, जो हमारे ये स्मूथ मसल की सेल है, इसके अंदर इंक्रीज कर जाएगा। अब भाई हमारी बॉडी है, कुछ तो उपाय निकालेगी। तो यहाँ पर जो हमारा ये सोडियम कैल्शियम चैनल एक्सचेंजर था, इसका काम क्या होगा, ये एक्सचेंजर है। अगर आपको वर्ड याद हो, एक्सचेंज का मतलब होता है कि यहाँ किसी चीज़ से चेंज हो रहा है। जैसे मान लो ये था, ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू, मैंने इसको दे के और ब्लैक ले ली। तो इस तरह हमारे यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है चीज़ें, क्या हो रही है, एक्सचेंज। तो अब यहाँ पर जब सोडियम हमारा यहाँ भर जाएगा बहुत ज़्यादा, तो अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे ये पंप एक्सचेंजर है ये अपना काम बदलना पड़ेगा, इसको मजबूरी है भाई, बदलना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम क्या हो गया, ज़्यादा। तो अब जो ये चीज़ सोडियम अंदर ला रहा था ये हमारा बदल जाएगा, और अब क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारे ये सोडियम है ये हमारी बाहर जाने लगेगा और ये हमारा बदल जाएगा। तो भाई ऑब्वियसली एक्सचेंजर है तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो सोडियम जब बाहर जाएगा तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, और कैल्शियम क्या हो जाएगा, हमारा इसमें अंदर आने लगेगा। और अब इससे क्या होगा कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है SR, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कैल्शियम हमारा जब बढ़ जाएगा तो वो इसमें आएगा और इसमें जाएगा अंदर। अब ये हमारा क्या करता है, ये हमारा और ज़्यादा कैल्शियम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि इससे क्या होगा, और ज़्यादा कैल्शियम हमारा निकलेगा। तो यहाँ से हमारे कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि अब ये घूम गया। जो हमारे एक्सचेंजर पहले कैल्शियम को बाहर ले जा रहा था वो अब कैल्शियम को बाहर से अंदर लाने लगेगा, और इससे हमारा कैल्शियम यहाँ पे बढ़ जाएगा। और कैल्शियम जब बढ़ने लगेगा तो वो यहाँ पर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होने लगेगा। और जब रिसेप्टर के साथ जाके यहाँ ज़्यादा बाइंड होगा, ज़्यादा देर के लिए बाइंड होगा, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो हमारी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। और जब मान लो यहाँ पर ये था, एक तरह से मान लो गाड़ी में धक्का लग गया, तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे कर पा रहा था, ब्लड नहीं निकला, तो अब यहाँ पर जैसे ही प्रेशर लगेगा, हमारी हार्ट की मसल, ये स्मूथ मसल, ये हमारी एकदम कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे एकदम, हमारा भूम करके हमारा ब्लड जो है बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो यहाँ कंजेस्ट हो गया था मामला वो हमारा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इस तरह हमारे ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये हमारे काम करते हैं। अब ये इफेक्टिव बहुत होते हैं, लेकिन इनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए इनको जो है कम यूज़ किया जाता है, लेकिन इफेक्टिव बहुत है ये हमारे। तो इनको इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये हमारा पूरा फंडा काम करता है। समझाने में मैंने थोड़ा धीरे धीरे किया, लेकिन मैकेनिज्म आपको इतना सा है, आप यहाँ से यहाँ तक जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये हमारा लेंथ में ही आता है, 7 नंबर में या 10 नंबर में, 2-3 नंबर में नहीं आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रॉपर है, और ये डायग्राम आपको जरूर बना के आना है।
है। और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो पहले आप एक सिंगल बना दो जिसमें आप ये सारे काम ना करो, और फिर आप दूसरा बना दो जिसमें आप ये वाले काम करो, इसको ब्लॉक करने वाले, तो इससे और अच्छा समझ आएगा। तो बस यही था हमारा पूरा का पूरा डिजॉक्सिन के बारे में, ठीक है। चलिए अब इसके यूजेस की बात करें तो सिंपल सा फंडा हमारा क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ हो रहा है। बाकी बाद ये हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन में भी थोड़ा सा यूज़ हो जाता है। आप इसको मत समझो अभी, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, बाद में हम इसको चेकआउट करेंगे। अभी आप इतना समझो कि हमारे CHF में क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। उसके बाद ये हमारे नॉर्मल हार्ट रेट को मेंटेन कर रहा है, बढ़ा रहा है, और अरिथमिया अगर कोई कंडीशन हो गई डाउन वगैरह वाली तो उसको ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा के। तो ये हमारा था पूरा डिजॉक्सिन। अब सेकंड हमारा है डिजिटॉक्सिन, तो ये भी सेम है, आपको यहाँ दिख जाएगा, डायग्राम थोड़ा सा अलग है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजर, ये सारे हमारे सेम होंगे, CHF वगैरह में हेल्प करेगा। तो ये हमारे 2 फंडे हो गए। अब हमारा थर्ड ड्रग आता है नेसेरिटाइड, और इसका मैकेनिज्म हमारा थोड़ा सा हटकर है। तो पहले समझो कि ये चीज़ हमारी होती क्या है। तो हमारी बॉडी में जो कार्डियक मसल है, यानी कि जो हमारी हार्ट की मसल्स है, उनके द्वारा एक हमारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। तो वो जो हमारा हार्मोन है वही हमारा कुछ इस तरह का हार्मोन होता है, नेसेरिटाइड। अब जो नेसेरिटाइड है ये हमारा ह्यूमन से बनाया गया है, यानी कि ये रिकॉम्बिनेट 32 अमीनो एसिड ह्यूमन वी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। अब इतना लंबा चौड़ा नाम समझ रहे होगे ना। तो यहाँ पर ये इसी तरह का हमारा ये पूरा फंडा है, इसी तरह का हमारा ह्यूमंस के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, कार्डियक मसल्स के अंदर हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो उसी से हमारा ये बनाया गया है कुछ इस तरह का, और ये हमारा रिकॉम्बिनेट है, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह का ये हमारा है। अब इसका मेन फंडा क्या है कि ये हमारा वेजोडायलेटरी इफेक्ट को शो करता है। कंफ्यूज मत होना, हो गए होंगे तो कंफ्यूज मत हो। नॉर्मली क्या हमारा कि जो हमारे ये अमीनो एसिड है पूरा का पूरा, ये मतलब ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, 32 अमीनो एसिड को अपने अंदर कंटेन करता है। इसका आपको स्ट्रक्चर देखेगा अभी यहाँ पे, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारा ये जो है खतरनाक है। तो इसमें लगभग हमारा जो है 32 ये अमीनो एसिड वाला पूरा फंडा है। और मेन काम इसका क्या है कि हमारे बॉडी में वेज़ोडाइलेशन कराता है, जो हमारा हार्ट है और कार्डियक वगैरह मसल्स वगैरह उसमें। अब ये मोस्टली सीक्रेट कब होता है, जैसे मान लो कभी हमारी बॉडी में ज़्यादा कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ज़्यादा बढ़ गई, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, हार्ट अपना काम फटा वो कर रहा है, तो उस टाइम पर ये हमारा आ जाता है, ये हमारी बॉडी में वेज़ोडाइलेशन करवाता है और इससे थोड़ी सी राहत मिलती है हार्ट वगैरह को। तो इस तरह ये हमारा काम करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो हमारे यहाँ पर जो सेल है, वस्कुलर स्मूथ मसल्स है हमारे, या एंडोथेलियल सेल है, जो हमारे सेल के अंदर की जो वो है सेल्स वगैरह, वहाँ पे हमारा ग्यूनेलाइटिस साइक्लेज रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा ये है नेसेरिटाइड है, वो उस पर जाके बाइंड कर जाता है। अब जैसे ही वो बाइंड होगा, वो हमारे साइक्लिक GMP को इंक्रीज करेगा। अब अगर आपको याद हो नाइट्रेट यानी कि वेज़ोडाइलेटर्स का आपको अगर मैकेनिज्म याद हो, उसमें हमने क्या देखा था, जो साइक्लिक GMP है ये हमारा क्या कराता है, ये वेज़ोडाइलेशन कराता है। कैसे कराता है, थोड़े बहुत कैल्शियम को रोकता है ये, और बाकी थोड़ा बहुत जो हमारा एक्टिन मायोसिन की इंटरेक्शन थी उसको रोकता है। अगर कोलॉजी वाला फंडा आपको याद होगा तो आप इसको जो है समझ चुके होंगे, या वेज़ोडाइलेटर आप समझ चुके होंगे। तो उस तरह ये जो साइक्लिक GMP वो हमारा काम करता है। यहाँ आपको बस शॉर्ट में समझना है, इसलिए मैंने यहाँ ये कराया। तो जैसे ही हमारा साइक्लिक GMP बढ़ेगा, ये वेज़ोडाइलेशन कराता है, और ये इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। और मैंने आपको सिंपल क्या बताया, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये हमारे हार्ट के लिए वर्कलोड को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो वेज़ोडाइलेशन हुआ, इससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया। और दूसरा यहाँ पर वेज़ोडाइलेशन होगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन होगी। तो इससे क्या होगा, मान लो अगर वर्कलोड ज़्यादा हो गया इस वजह से, तो हमारा जो हार्ट है उसका काम करना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो हमारा हार्ट को थोड़ी क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, और वो अपना काम सही से कर पाएगा। तो इस तरह ये हमारा जो है इसका मैकेनिज्म काम करता है। और एक और काम करता है कि जो रास सिस्टम आपको याद हो, तो रास सिस्टम में सारे फंडे होने के बाद वो हमारी बॉडी में कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ा रहा था, वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा था। दूसरा हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा था। यही सारे फंडे थे। तो अगर हम इसको इनहिबिट कर दें, यानी कि रोकने का काम करेगा, तो ये भी हमारे जो BP है इसको कहीं ना कहीं रोकेगा। तो इससे भी हमारी बॉडी में क्या होगा, रिलैक्सेशन कॉज होगी हमारे हार्ट के लिए, और ये चीज़ हमारी जो है हेल्प करेगी। तो इस तरह हमारा जो नेसेरिटाइड है ये हमारा जो अपना काम शो करता है। यूजेस की बात करें तो मोस्टली हमारा ये CHF में हेल्प करेगा, बाकी वेज़ोडाइलेशन वगैरह कॉज कराता है, डायूरेसिस भी थोड़ी बहुत ये करवा देता है। फिर हमारा फोर्थ ड्रग यहाँ पर आता है वोज़ेन-10, ठीक है। नाम ही ऐसे ऐसे होते हैं, और स्ट्रक्चर तो सुभान अल्लाह, आप देख लो यहाँ पर इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हम समझ लेते हैं क्या होता है कैसे। तो हमारे जो वही सेल दोबारा जो हमारा हार्ट है उसके स्मूथ मसल्स के हमारे सेल, वस्कुलर स्मूथ मसल, या जो एंडोथेलियम अंदर वाली सेल्स होते हैं वो सेल, तो वहाँ पर हमारा एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ET1 रिसेप्टर, जिसको हम जो है एंडोथैलिन 1 रिसेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा हार्मोन जो अंदर ही बनता है वो हमारे यहाँ रिलीज होगा, एंडोथैलिन 1, और वो यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। और जैसे वो यहाँ बाइंड होता है, वो हमारी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपको पता है क्या काम होंगे, वहाँ थोड़ी सिकुड़न हो जाएगी, BP बढ़ जाएगा, और ये सारी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे ये वोज़ेन-10 है, इसका काम क्या है कि ये इसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर, और ये इसको इनहिबिट कर देगा। तो अब जो हमारे ये एंडोथैलिन है वो यहाँ जाके
बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब वो यहाँ जाके बाइंड नहीं होगा तो हमारे जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो हमारी डाउन हो जाएगी, और फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वेजो डायलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इससे हमारी बॉडी में आपको पता है हेल्प मिलेगी, ब्लड हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ये सारे फंडे इसके होते हैं। तो मोस्टली इसका जो यूज़ है वो हमारा किया जाता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में, यानी कि जो हमारी पल्मोनरी वेन वगैरह आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें अगर बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस केस में हमारे हार्ट को क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये है, ये इसको ट्रीट करने में काम आएगा। हम इस वाले ड्रग का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये तीनों ही हमारे थोड़े नए तरह के ड्रग हैं जो आजकल यूज वगैरह किए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कि ये हमारे जो है सिस्टमैटिक स्क्लेरोडर्मा और यहाँ पर है स्क्लेरोसिस, तो इन दोनों में भी हेल्प करता है। तो ये जो वर्ड से आप ऐसे समझ रहे होंगे, फिर भी आप जो है इन दोनों को कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये होते क्या हैं और आप क्या समझे, ठीक है। लिख के जरूर बताना, क्योंकि इससे आपके भी डाउट क्लियर होंगे और बाकी लोगों के भी होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कर लो। तो ये हमारा होगा चौथा। अब 5वां हमारा जो है वो टेजोसेंटन, तो उसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये भी हमारा थोड़ा खतरनाक है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारा इस वेजन 10 की तरह इसका सेम है, ठीक है। यूजेज भी वही हमारे वेजो डायरेक्ट की तरह काम करेगा, CHF को हेल्प करेगा और बाकी डिसीजों में। तो ये हमारे लगभग फंडे जो है सेम है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। कैसा था, क्या लगा वीडियो, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है मेडिकैम की, अब बहुत जल्द हम आगे की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। दोस्त लाइक भी करना, सब्सक्राइब वगैरह सारा कुछ करो। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।